व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। 1, 2, 3 हम लोगों ने कंप्लीट करे थे वन शॉट्स में। चैप्टर नंबर 4, 5 भी हम लोग वन शॉट्स में कंप्लीट करेंगे एंड आई गेस आपका हाफ एयरलीज तक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज देख लेते हैं यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले क्या है। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, अब शुरू करते हैं हम इस चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें हमें पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इनको हम लोग बोलते हैं दिव्यांग बेसिकली। तो अगर किसी भी तरीके की कोई फिजिकल इशू है किसी बच्चे को, लाइक कोई इंजरी हो सकती है, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई मेंटल इशू है, जैसे कुछ बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके अलावा वो बोल नहीं पाते या कुछ भी इस तरीके का इशू है, तो वो हमारे सारे बच्चे आ जाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। अब उनके लिए फिजिकल एजुकेशन हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम उनको भी एक कॉन्क्लूसिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, किस तरीके से हम हर बच्चे को इंक्लूड करके चल सकते हैं हर चीज़ में, तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है, देखो किसी भी तरीके से एबिलिटी में मूवमेंट ना होना, मतलब किसी भी तरीके से एबल ना होना, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है ना, कोई इंजरी की वजह से हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब कोई भी इशू हो सकता है, देखो जैसे व्हील चेयर पे हम देख रहे हैं, है ना, तो कोई भी इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो हम आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल हो सकता है, जब बच्चा डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, या कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये डिसेबिलिटी की एक डेफिनेशन आपके सामने आ गई। अब इन सबका एक एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से मीनिंग भी बताता हूँ। देखो जैसे कॉग्निटिव हो गया, तो कॉग्निटिव आपका ब्रेन से रिलेटेड कोई इम्पेयरमेंट हो सकता है ना। डेवलपमेंटल एक ओवरऑल डेवलपमेंट में हो सकता है। इंटेलेक्चुअल आपके आईक्यू से रिलेटेड, मेंटल भी आपका यही समवेयर सिमिलर, फिजिकल आउटर कोई इंजरी है, कोई इशू है, सेंसरी आपके सेंसेस से रिलेटेड हो गया, या कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट अफेक्ट्स एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की डेली एक्टिविटीज पे कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालेगा। तो आगे लिखा क्या है हमारे पास, डिसेबिलिटीज एंड इंजरी, ये एक इंजरी है विच रेस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं हमारे पास फंक्शंस, या फिर हम मूवमेंट्स बोल सकते हैं किसकी, एक इंडिविजुअल की, ठीक है ना। तो ये एक इंजरी है जो रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे पास फंक्शंस और मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। एंड इट इज अ मेडिकल कंडीशन। अब देखो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप कोई भी एक दो याद रख सकते हो। एक मेडिकल कंडीशन विच डू नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और मूवमेंट इन अ नॉर्मल वे, यानी कि अगर कोई इंसान कोई भी मूवमेंट एक नॉर्मल वे में नहीं कर पा रहा, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। सपोज आप देख रहे हो कोई बच्चा भाग रहा है बट वो सही से नहीं भाग रहा, वो लंगड़ा के भाग रहा है या वो इस तरीके से भाग रहा है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ चिल्ड्रन विद अ स्पेशल नीड, राइट। तो हम किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी वहाँ पे देख सकते हैं। परफेक्ट हो गया, सही है। अच्छा, एक यहाँ पे याद रखना है कि 3 सितंबर हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिसऑर्डर। सर डिसऑर्डर क्या है, देखो हमने पीछे पढ़ा था ना कि एक मेंटल इशू भी हो सकता है, कोई ना कोई माइंड से रिलेटेड इशू भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, इंटरनली थोड़े से परेशान रहते हैं, तो इस चीज़ को अलग से नाम दिया गया डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब डिसेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें से अगर हम मेंटल अलग कर लें तो उसको हम डिसऑर्डर बोलेंगे। डिसऑर्डर इज अ प्रॉब्लम और इलनेस विच डिसरप्ट्स द फिजिकल और मेंटल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली फिजिकल की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो लेके चलेंगे मेनली मेंटल को लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे परेशान हो रही है ना ये बच्ची, तो हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं। डिसऑर्डर मे बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और अ मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दैट इंटरप्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, जैसे कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं कुछ लोगों को, इस तरीके की चीज़ें वो सब डिसऑर्डर्स में आती हैं। तो अगर आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया कि डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, तो कर दोगे ना। डिसऑर्डर माइंड से रिलेटेड होगा। डिसेबिलिटी यूजुअली फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल आउटडोर होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा जी,
टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, बच्चों कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिसेबिलिटीज़ हैं 2 तरीके की, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। वैसे तो कॉग्निटिव भी होती है जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ब्रेन से रिलेटेड, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में मेनली 2 ही तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी? फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल का मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे व्हील चेयर से चलना पड़ रहा है ना, नॉर्मली नहीं चला जा रहा, ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो इट इज़ अ लिमिटेशन ऑन अ पर्सन्स फिजिकल फंक्शनिंग एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट, कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं कर पा रहा, कुछ लिफ्ट नहीं कर पा रहे, पुल नहीं कर पा रहे, पुश नहीं कर पा रहे, कोई इस तरीके का प्रॉब्लम, साइकिलिंग नहीं हो रही, रनिंग नहीं हो रही, जॉगिंग नहीं हो रही, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाती हैं। ठीक है, इट इज़ द लॉन्ग टर्म लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी रिजल्टिंग इन लिमिटेशन ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग। फिजिकल फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रहा, डेक्सटेरिटी और स्टैमिना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी में। ठीक है, इसका नेचर क्या है? सीधी सीधी सी बात है कि आप कोई फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, कोई चीज़ उठानी है, वो इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। इट अफेक्ट्स और लिमिट द मूवमेंट, मूवमेंट पे प्रॉब्लम आती है, और मोबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, पर्सन्स फेस डिफिकल्टी इन डूइंग थिंग्स, जैसे वो फिर आर्टिफिशियल लिम्स यूज़ कर रहे हैं या आर्टिफिशियल पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें फिजिकल डिसेबिलिटी में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चों? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है हमारे पास? जहाँ पे एक इंसान इंटेलेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा, यानी रीड नहीं कर पा रहा, लिख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा आपकी बात को, वो इंटेलेक्चुअल में आ जाता है। तो देखो हम क्या बोलेंगे? इट इन्वॉल्व्स इम्पेयरमेंट ऑफ जनरल mental abilities that impact adaptive functions in 3 domains or areas including conceptual problem आ रही है। ठीक है, social problems आ रही हैं। social का मतलब कुछ लोगों को भीड़ में आने से डर लगता है, अकेले रहना पसंद करते हैं, राइट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है कोई इस तरीके की, ऐसी चीज़ें आती हैं। these domain determine how well an individual copes with everyday task। एक इंसान कितना अच्छा रोज के टास्क को हैंडल कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई इंसान सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, कुछ एकदम घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन्हें घबराहट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। ठीक है, अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो साइको सोशल हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। परफेक्ट है ना, मतलब कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को उनकी जनरेशन से चला आ रहा होता है, कुछ लोग सही से ग्रो नहीं कर पाते, तो मल्टीपल रीजंस इसके हो सकते हैं। ठीक है, इट हिंडर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स इंडिविजुअल एबिलिटीज़, जैसे रीडिंग प्रॉब्लम्स हो गई, राइटिंग प्रॉब्लम्स हो गई, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स हो गई, कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में आ जाएंगी। परफेक्ट है। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे अगर कैलकुलेशन एरर्स होते हैं तो तुम्हें ये डिसेबिलिटी है, भाई वो डिसेबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। डिसेबिलिटी एक सेपरेट इशू है जिसको हमें अच्छे से एड्रेस करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ क्यों हो सकती हैं? देखो डिसेबिलिटीज़ में या तो जेनेटिक्स हो सकते हैं, कई बार जेनेटिकल होता है कि जनरेशन टू जनरेशन आगे चीज़ें चल रही हैं, उसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ इन जीन्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली जेनेटिकल होती है, यानी जीन से चली आ रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर पहले से ही आपके जीन्स में नहीं है, ठीक से नहीं हो पा रहा, तो जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो सकता है? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर में लीड टू डिसेबिलिटी, इससे डिसेबिलिटी हो सकती है। एक्सीडेंट, किसी का कोई फिजिकल एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई उसके किसी बॉडी पार्ट पे, उसके ब्रेन में नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उस वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। एक्सीडेंट्स में अकर एनीवेयर, एनी टाइम एंड टू एनीवन। दीज एक्सीडेंट्स में हैपन एट वर्क प्लेस, रोड्स, एयर, कहीं पे भी हो सकते हैं, इनसे डिसेबिलिटी हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास डिसेबिलिटी एटिकेट्स। डिसेबिलिटी एटिकेट्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्सन को देखते हो विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो वहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है, वहाँ पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, कौन से एटिकेट्स हैं। एटिकेट्स का मतलब जैसे आपके घर में कोई आता है तो बोलते हैं ना कि एटिकेट्स, किस तरीके से आप उसको वेलकम करोगे, यानी कि बिहेव करने का तरीका। तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या क्या हैं, किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बताया गया है। देखो लिखा हुआ है
डिसेबिलिटी एटिकेट्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये कुछ गाइडलाइंस हैं डीलिंग स्पेसिफिकली विद हाउ टू अप्रोच अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी को अप्रोच करोगे, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी भी नहीं बोलते हम, दिव्यांग बोलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ा कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, लोग उनको ऐसे ट्रीट करने लगते हैं लाइक कि वो चीज़ें परफॉर्म ही नहीं कर सकते। नहीं, वो मिसकंसेप्शन है। जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं हमारे, वो कई बार चीज़ें एक नॉर्मल इंसान से भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। आप देखोगे वो अच्छे से क्रिकेट भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको उनको कोई अलग से ऐसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हम तो अलग हैं या हमें सिंपैथी मिल रही है, कुछ ऐसा नहीं। आप उनको एक जनरल तरीके से ट्रीट करो, यानी उनको भी आप वैसे ही देखो जैसे आप नॉर्मली सबको देखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटिकेट्स में हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग रिस्पेक्टफुली एंड कर्टियसली विद पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज। सबसे पहले आपको क्या रखना है, पॉजिटिव और एनर्जेटिक एटीट्यूड रखना है। मतलब कि आपको उनकी तरफ पॉजिटिविटी रखनी है, एनर्जी रखनी है, जैसे आप नॉर्मली रखते हो। आप अप्रोच करो उनको, हैंडशेक के लिए आगे बढ़ो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वन शुड अप्रोच अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स विद पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड। अप्रोच शुड बी वार्म एंड फ्रेंडली। वन शुड नॉट शो सिंपैथी, कोई आपको ऐसी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। इवन इन सर्टेन केसेस फियर ऑफ द पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, है ना। कई बार होता है कि एक बच्चा व्हील चेयर पे जा रहा है, तो एक नॉर्मल इंसान किससे कम्युनिकेट करता है, जो व्हील चेयर में उसकी हेल्प कर रहा है, जो पीछे से व्हील चेयर चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, आप डायरेक्टली उनसे बात करो। एटिकेट है, क्या दिक्कत है, वो बात थोड़ी करने को मना कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बातचीत कर सकते हो। क्या लिखा है, कम्युनिकेशन शुड बी टू वे, स्पीकिंग टू द पर्सन डायरेक्टली एंड नॉट टू द पर्सन अकम्पनिंग, ठीक है। जो उसको अकम्पनी कर रहा है उससे बात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उससे बात करो। स्टैब्लिश अ रैपर्ट विद हिम और हर, उससे अच्छे से एक कनेक्शन स्टैब्लिश करो। इफ नेसेसरी यूज अ कम्युनिकेशन एड, चाहे अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो आप उसकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करो। कोई कम्युनिकेशन बुक ले लो, कम्युनिकेशन डिवाइस ले लो, ठीक है। तीसरा, सोशल एटिकेट। सोशल एटिकेट का क्या मतलब होता है कि आपको खुद से एजम्पशन बनाने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। खुद एज्यूम मत करो, ठीक है या नहीं है। मतलब अगर किसी की लेग में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो बहुत सारे लोग एज्यूम कर लेंगे नहीं यार ये साइकिल तो चला ही नहीं पाएगा। अरे नहीं भाई, चला लेगा वो, समझो तो, सोशल एटिकेट को समझो। वो लोग अलग नहीं हैं बिल्कुल भी, ये माइंडसेट मत रखो। सोशली एक्टिव वो भी हैं, सोशली एक्टिव आप भी हो, तो आपको अलग से कोई सिंपैथी या कुछ देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बिहेव करो जैसे किसी नॉर्मल पर्सन के साथ करते हो। क्या लिखा है, मेक सराउंडिंग डिसेबल फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल। आप डिसेबल फ्रेंडली सराउंडिंग्स बनाओ, कंफर्टेबल बनाओ विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है ना। डू नॉट मेक एजम्पशंस अबाउट व्हाट दे कैन और व्हाट दे कैन नॉट डू। आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कैन वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो इम्पैक्ट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और समटाइम्स आप नहीं समझ पाते उन लोगों को भी जो पर्सन विद स्पेसिफिक नीड्स होते हैं या पर्सन विद स्पेशल नीड्स होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार हमें क्यों इतना ज़्यादा इस तरीके से देखा जा रहा है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं, राइट। तो आप उनको एक नॉर्मल इंसान के तरीके से ट्रीट करो यार, अलग से ट्रीटमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब उसमें उन्हीं की हम लोग अच्छाई के लिए कई बार कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स बुरा लगता है सामने वाले को, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो हेल्प ओनली इफ इट अपीयर्स टू बी नीडेड। देखो लिखा हुआ मदद तभी करनी है अगर आपको लग रहा है कि उसकी ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, फिजिकल एटिकेट। फिजिकल एटिकेट में क्या सिखाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान व्हील चेयर पे है, तो आप उसके सामने चेयर रख के बैठ के उससे बात करो। आपको हाइट डिफरेंस का ध्यान रखना है, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, द हाइट डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन इन अ व्हील चेयर एंड एन एबल्ड बॉडी पर्सन कैन क्रिएट एन अनस्पोकन फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी। ऐसा एक फीलिंग क्रिएट हो सकता है कि यार ये सुपीरियर है, मैं इन्फीरियर हूँ। तो आप जब भी किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो तो हाइट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टू बी सेफ, sit or stand at eye level with the person who has a disability when it is appropriate and possible. Finding a table to sit at is a great option, ठीक है या नहीं। अगर आप एक टेबल पे बैठ जाओगे तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारे हमारे एटिकेट्स में आ जाता है। डिसेबिलिटी एटिकेट समझ में आते हैं, बहुत सिंपल है, याद रखना है। पॉजिटिव एनर्जेटिक एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, सोशल एटिकेट्स और फिजिकल एटिकेट्स। परफेक्ट।
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आएगा बच्चों हमारे पास एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, APE। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को इस तरीके से बनाना कि हर प्रकार का बच्चा इसके अंदर इंडल्ज कर सके, चाहे वो एक नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो एक दिव्यांग बच्चा है ना। तो दिव्यांग में हम लोग बोल देते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आपको फिजिकल एजुकेशन, आपको स्पोर्ट्स इस तरीके से बनाने हैं, जैसे आप ओलंपिक्स देखते हो, ओलंपिक्स में भी मल्टीपल गेम्स होते हैं। बेसिक ओलंपिक्स अलग होंगे और जो पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए ओलंपिक्स अलग होते हैं। क्रिकेट मैचेस आप देखते हो, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने डिसेबिलिटी वाला क्रिकेट मैच जीता था, हमारी टीम जीत गई थी। ब्लाइंड क्रिकेट वो हम जीते थे। तो कितने अच्छे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कितने अच्छे हमारे पास प्लेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स खेल भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं यार, राइट। तो ये वही है कि हमें फिजिकल एजुकेशन को इस तरीके से डेवलप करना है कि हर तरीके का इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग। पहले आप डेवलप करो, इम्प्लीमेंट करो, यानी सिर्फ डेवलप नहीं करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करो और उसको मॉनिटर भी करो, चेक करो। केयरफुली डिजाइन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम फॉर लर्नर विद डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे के लिए या ऐसे लर्नर के लिए जिसको कोई डिसेबिलिटी है, बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, अच्छे से असेस करके, टू गिव द लर्नर स्किल्स नेसेसरी फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ रिच लीजर, ताकि एक लर्नर उससे सीख सके, स्पोर्ट्स खेले और उसको लाइफ टाइम उसे देख के खुशी मिले कि हाँ यार वाह, मेरे लिए क्या अच्छी स्पोर्ट एक्टिविटी है, मेरे लिए क्या अच्छा गेम है, राइट। रिक्रिएशन एक्टिविटी हो सकती है, कोई स्पोर्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, ताकि उसका फिजिकल फिटनेस बनी रहे और वेलनेस बनी रहे। परफेक्ट है, इसको हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। अब एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होगा, ये तो तुम खुद लिख सकते हो। एम यही है कि हम लोग ऐसे बच्चों के लिए भी फिजिकल फिटनेस बना सकें, हम डिफरेंस को कम कर सकें बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ प्रमोट हो, सोशल हेल्थ प्रमोट हो हर तरीके के इंसान की। ये इसके कुछ एम्स होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे एम्स हैं, आप कोई भी 4 से 5 याद कर सकते हो, ठीक है। द एम या प्राइमरी गोल ऑफ APE, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इज टू एंश्योर that children with disability is provided with proper physical education that might meet his or her unique needs। मतलब आपको फिजिकल एजुकेशन इस तरीके से डेवलप करना है कि उसकी नीड्स पूरी हो जाए, राइट। द ऑब्जेक्टिव आर इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाने। इंडिविजुअल का मतलब उसके हिसाब से, दिव्यांग पर्सन के अनुसार आप गेम्स बनाओ, वैसे आप रूल्स बनाओ, उसी तरीके से आप गेम्स को डिजाइन करो। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स का मतलब हर तरीके की मूवमेंट्स डेवलप करो, चाहे वो लिफ्टिंग हो, चाहे किसी तरीके से कोई पुश एक्टिविटी है, कोई पुल एक्टिविटी है, हर तरीके की मूवमेंट उसकी अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। तीसरी एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी बच्चा अपने आप को ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि वो मिस आउट हो रहा है ड्यू टू हिज डिसेबिलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन स्ट्राइव टू एंश्योर दैट ईच स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, ठीक है, हर बच्चा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे। उसके बाद इट डेवलप सेल्फ एस्टीम। एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करना, यानी बच्चे को लगे कि हाँ यार मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी सोशल प्रोग्राम्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, मैं हर तरीके से एबल हूँ। एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करना। उसके साथ साथ सोशलाइजेशन एबिलिटी। सोशलाइजेशन का मतलब कि वो अकेला फील ना करे, वो बस अपने अपने अंदर ना रह जाए, सोशलाइज करे, वो लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी हेल्थ इंप्रूव हो, जब अच्छा खाए पिएगा, अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलेगा तो फिर हेल्थ ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ एडजस्टमेंट एबिलिटीज़, वो सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट कर पाए, है ना, उसके फ्यूचर में अगर कभी भी कहीं उसको एडजस्ट करना पड़े तो वो इजीली मूव कर पाए, इजीली कर पाए, प्रॉब्लम ना आए उसको। होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया उसके अंदर बहुत सारी और मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप हो, चाहे वो टीम स्पिरिट हो, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो लीडरशिप हो, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। सेफ्टी प्रिंसिपल्स, उसका सेफ्टी प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखना है आपको, ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए और उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और वो मोटिवेट भी कर पाए दूसरों को। इट एम्स एट मोटिवेशन एंड हेल्पिंग एटीट्यूड ऑफ नॉर्मल पीपल टुवर्ड्स दिव्यांग पीपल। परफेक्ट है जी। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे पास कुछ लोग हैं जिनका रोल हमें अच्छे से समझना है, जैसे द रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सबसे पहला प्रोफेशनल कौन है? काउंसलर। अब देखो काउंसलर का क्या काम होता है? काउंसलिंग करना। काउंसलिंग करना मतलब वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के पास बैठे,
उनकी काउंसलिंग करे, उनको मेंटली एज वेल एज फिजिकली प्रिपेयर करे कि यार तुम किसी से कम नहीं हो, उनसे बातचीत करके उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। तो यही है, स्कूल काउंसलर हेल्प चिल्ड्रन इन ऑल द वेज, चाहे वो अकेडमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे इमोशनल हो। दे वर्क इन कोलैबोरेशन, वो उनके टीचर्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके एजुकेटर्स के साथ मिल के काम करते हैं ताकि बच्चों के लिए लर्निंग एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन पाए। सीधा सीधा काउंसलर आप जानते हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट का काम क्या होगा, अलग अलग टाइम पे बच्चों को अलग अलग थेरेपीज प्रोवाइड कराना, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। पहली बात ये डॉक्टर्स होंगे, राइट, थेरेपी यानी कोई भी कर देगा, डॉक्टर्स होंगे हु वर्क विद चिल्ड्रन इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूडिंग स्कूल्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प, ये हेल्प करते हैं टीचर्स को और पेरेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड, अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनको हेल्प कर पाएंगे उनकी अलग अलग स्किल्स को डेवलप करने में, ठीक है, चाहे वो सोशल स्किल्स हो, चाहे वो मोटर स्किल्स हो, चाहे वो फिजिकल स्किल्स हो, हर तरीके से ये काम एक थेरेपिस्ट का होता है। तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट। सर फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली आपकी बॉडी मूवमेंट्स में आपको हेल्प करता है। तो क्या लिखा है देखो, फिजियोथेरेपिस्ट इज एन एलीड हेल्थ केयर प्रोफेशन विच प्रमोट्स द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल, है ना। अगर आपको कोई इमीडिएट इंजरी हो जाती है, कोई इलनेस होती है, कोई डिले हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमारे क्रिकेट में किसी को चोट लग जाती है, जिम में किसी को चोट लग जाती है, तो फिजियो की मदद से ठीक होता है ना, वो रिकवरी होती है धीरे धीरे, है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको हर तरीके से मदद कर सकता है, राइट। फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटीआई जिसको बोलते हैं, आपके स्कूल में भी होंगे इस तरीके से, आपको याद आ जाएगा ये इमेज देख के। पीटीआई का बहुत बड़ा रोल होता है देखो किसी भी बच्चे की स्पोर्ट्स और डेवलपमेंट के लिए। हमारे स्कूल में पीटीआई जो सर थे हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मतलब हम लोग बोलते थे कि सर क्रिकेट खेलना है खेल लो यार, वॉलीबॉल खेलना है खेल लो यार, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अब है, तो आप सारे के सारे स्पोर्ट के नियम हो गए और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हो गई, कैसे खेलना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब आप आजकल इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हो। उस टाइम तो किताबों में से देखना पड़ता था, क्योंकि देखो स्पोर्ट टीचर हर स्पोर्ट में एकदम परफेक्ट होगा ऐसा नहीं होता, हर किसी का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे हमारे सर वॉलीबॉल में ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो वो वॉलीबॉल के बारे में चीज़ें बताते थे। अब उनसे अगर बैडमिंटन पूछूंगा तो ऑब्वियसली उनको वहाँ पे चीज़ें अटक जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जो एक पीटीआई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, सो दैट बच्चों का स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट हो पाए। पीटीआई कॉमनली नोन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, उनको हम लोग बोल देते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। मेनली बच्चों के लिए होता है ना। प्रीवियसली पहले क्या होता था, बस एक टीचर का रोल निभाते थे। आजकल इनका रोल काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना भी है थ्योरेटिकली भी, और बच्चों को फिजिकली वो चीज़ प्रैक्टिकली सिखानी भी है, प्रैक्टिकली करानी भी है। तो रोल काफ़ी ज़्यादा डे टू डे इनका बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हमारे पास लास्ट आते हैं स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। स्पीच थेरेपिस्ट कौन होगा, जो मेनली बच्चों की स्पीच में हेल्प करेगा। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अटक जाते हैं, जो वर्ड्स को रिपीट करते हैं, जो ठीक से बोल नहीं पाते, तो वहाँ पे स्पीच थेरेपीज़ की मदद से वो आसानी से इन सारे बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं और धीरे धीरे डे टू डे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, ढूंढना, असेस करना एंड सपोर्ट करना स्पीच को, लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को इन ऑल द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, यंग पीपल एंड एडल्ट्स। इनफैक्ट एडल्ट्स भी ऐसे होते हैं जिनको स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके अंदर भी स्पीच थेरेपिस्ट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। लास्ट कौन सा आता है बच्चों हमारे पास, लास्ट आता है हमारे पास स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर कौन है, एक वो टीचर है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाने का काम करेगा, है ना। द मेन रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन support which facilitates the participation of students with disabilities in the regular classroom। मतलब जितने भी बच्चे विद स्पेशल नीड्स हैं उनको एजुकेट करने का काम स्पेशल एजुकेटर का होता है, क्योंकि उनको एजुकेट करने में अलग अलग टेक्निक्स लगती हैं, अलग अलग तरीके लगते हैं। तो वहाँ पे एक नॉर्मल एजुकेटर के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, एक वेल स्किल्ड एजुकेटर चाहिए उनको अच्छे से एजुकेट करने के लिए। तो ये स्पेशल एजुकेटर का काम होता है। They serve as the case managers and responsible for the development, implementation and evaluation of students। ठीक हो गया। ये यूजुअली हमारे जनरल टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि करिकुलम फ्रेम कर पाएँ, अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस कर पाएँ, इम्प्लीमेंटेशन करवा पाएँ और ओवरऑल डेवलपमेंट करा पाएँ बच्चों का। ठीक है, तो ये 6 लोग हैं जिनके रोल के बारे में बताया गया है, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, थेरेपिस्ट हो,
फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या काउंसलर हो। आई होप गाइज आपको चैप्टर नंबर 4 समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर मेनली आपको डिसेबिलिटी डिसऑर्डर का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अंदर आप लोगों को मेनली जो हमारी एटिकेट्स हैं, एटिकेट्स के बारे में, एटिकेट्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़रूर आ सकते हैं, एटिकेट से क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी इसमें से ऐसा कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाओ, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू।